दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि ये पता नहीं चलता कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा, आज जो चल रहा है वो कल नहीं दिखाई देगा। कब क्या हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना देश की जनता के समझ में आ रहा है, ना राजनीतिक दलों की समझ में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशान तो देश की जनता है कि देश में उसे ऐसा भी राजनीति का दौर देखना पड़ रहा है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आज जो हमारी मुद्दे की बात है वो भी यही है तो वो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई, लेकिन उसका जो परिप्रेक्ष्य है, उसकी जो बैकग्राउंड है, पूरे भारत की घटनाओं से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं आज के मुद्दे की कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदला, वो नीतीश कुमार जो भाजपा को भारी भारी गालियां देकर इस खेमे में आए थे, इंडिया मतलब विपक्ष के खेमे में आए थे, और खुद ही उन्होंने भाजपा को समाप्त करने के लिए, भाजपा को सत्ता से निकाल बाहर करने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया गठबंधन तय किया और दो दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन के निर्माता, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा की ही गोद में जा बैठे। तो दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दाल में जरूर काला है और नीतीश कुमार की और भाजपा की कोई बड़ी डील जरूर हुई है, ऐसा जानकारों को मानना है। वरना अचानक नीतीश कुमार फिर किसी भी कीमत पर भाजपा खेमे में नहीं जाते। तो ये तो जो था आपके सामने हो गया। लेकिन अब इसके बाद क्या? इसके बाद भाजपा नेतृत्व की निगाह अब हरियाणा की राजनीति पर टिक गई है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति क्या? वो ये है कि भाजपा के बाद सबसे सशक्त जो राजनीतिक दल हरियाणा में है वो कांग्रेस है, जो दशकों हरियाणा की सत्ता पर काबिज रही है। और आज कांग्रेस में उसके सबसे बड़े नेता, 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा की कुदृष्टि पड़ गई और अब वो हुड्डा जी के साथ डील करने में लगी हुई है। ये डील कब तक फाइनल होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा देर भी नहीं है। अभी हाल ही में दूसरी बार हुड्डा जी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाना उसी डील का एक हिस्सा है।
माना जा रहा है कि या तो हुड्डा जी भाजपा की डील को स्वीकार करेंगे, यदि नहीं स्वीकार करेंगे तो जेल जाना तय है। जेल जाना हुड्डा जी का तय है और वो हर कीमत पर कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता हुड्डा जी को निष्क्रिय कर देना चाहती है। हरियाणा में भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम है और वैसे भी वो विपक्षी दल के विधायक दल के नेता हैं और उनके साथ 31 विधायकों का साथ है। यदि भाजपा हुड्डा जी को निष्क्रिय करने में सफल हो जाती है या उनके साथ डील करके उनको अपने खेमे में लाने में सफल हो जाती है तो उसके बाद भाजपा को तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आने से रोकना शायद मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, ये लंबे समय से भाजपा की नीति रही है विपक्षी दलों को या विपक्षी ताकतवर नेताओं को ठिकाने लगाने की। अब ये लंबी फहरिस्त है। महाराष्ट्र में भाजपा को डील पक्की करके वहां की सरकार को गिरा के आज उन्हीं लोगों के साथ सत्ता चला रही है जिन पर हजारों करोड़ के घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप थे। तेलंगाना में भी कुछ इसी तरीके का मामला रहा और उन्होंने वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर को और उनकी बेटी को एक मामले में फंसाकर, ईडी के मामले में फंसाकर निष्क्रिय कर दिया और आज वो भी सत्ता से बाहर। बिहार की बात मैंने बता दी, नीतीश कुमार से डील हो गई और वो भाजपा की गोद में जा बैठे। कहा यह जा रहा, जो खबरें निकल कर आ रही है राजनीतिक सूत्रों से, कि भाजपा नेतृत्व चाहता है कि या तो जो विपक्षी दल हैं वो इंडिया गठबंधन से दूर रहें, इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी गठबंधन ना करें, अपने अपने दल के साथ वो अपने चुनाव लड़ें और यदि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी गठबंधन करके भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने के प्रयास करेंगे तो भाजपा नेतृत्व उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब हम बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में निसंदेह ममता दीदी बहुत ताकतवर नेता है, लेकिन उनके भतीजे और उनके रिश्तेदारों पर भी भाजपा ने ईडी के माध्यम से जबरदस्त शिकंजा कसा हुआ है और माना जा रहा है कि पिछले दिनों जो ममता दीदी ने कहा कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये उसी भाजपा के दबाव का कारण बताया जा रहा है कि ममता दीदी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने घोषणा की है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब यदि हम इधर आए हिंदी पट्टी में, तो दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन भाजपा नेतृत्व आपको भी ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इस हिंदी बेल्ट में और दिल्ली में और पंजाब में अपने राजनीतिक एजेंडे
के सामने अरविंद केजरीवाल को भारी खतरा मानती है भाजपा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को 2-3 बार दिल्ली में बुरी तरीके से पटकनी दी है। शर्मनाक पराजय का भाजपा को सामना करना पड़ा है। इसी से डरकर भाजपा नेतृत्व आपको और आपके बड़े नेताओं को ठिकाने लगाकर उनको इंडिया गठबंधन से दूर रखना चाहता है। उसी नीति के तहत आपके कई नेता, बड़े नेता जेलों में सड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रहेंगे। अंततः उनको सरेंडर करना पड़ेगा और भाजपा लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनको जेल के अंदर ठूंस कर ही रहेगी। उससे क्या होगा कि पंजाब और दिल्ली में भाजपा के लिए राजनीति करना, चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी प्रदेश को देख लीजिए, भाजपा हर मजबूत विपक्षी दल और नेता को नेस्तनाबूद करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। और जो मैंने बताया कि कितने नेताओं को वो ठिकाने लगा चुकी है, और हम इस बीच में भूल गए कि माना यह जा रहा है, या सूत्रों का ये कहना है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का इसीलिए हिस्सा नहीं बन रही है कि उन पर भी भाजपा का दबाव है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ मत जाइए, आप अकेले रहिए, अकेले चुनाव लड़िए, और यदि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने तो ईडी सीबीआई अपना काम करेगी। बसपा नेता माने या ना माने, मायावती स्वीकार करें या ना करें, ये एक अटल सत्य है कि भाजपा नेतृत्व उन्हें इंडिया गठबंधन में नहीं जाने देगा और उनको अलग से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उस तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कम से कम जिस तरीके से भाजपा को नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, राज्य दर राज्य भाजपा नेतृत्व ईडी सीबीआई के द्वारा या अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से विपक्षी दलों और नेताओं को ठिकाने लगा रही है। हालांकि इस तरीके का माहौल इमरजेंसी के दौर में भी बना था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री होती थी, लेकिन वो इस तरीके का खतरनाक दौर नहीं था। बेशक उस दौर में विपक्षी नेता जेल के अंदर गए, लेकिन ऐसा डरावना खतरनाक माहौल या राजनीतिक माहौल बिल्कुल भी नहीं था, और उसका अंत भी ऐसा ही हुआ कि जनता पार्टी जो इमरजेंसी की खत्म होने और चुनावों की घोषणा होने के बाद 1977 में तत्काल बनी, और वो कैसे बन गई पार्टी, सब उससे जुड़ते चले गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा जलसा हुआ और नेताओं को आमंत्रित किया गया। विपक्षी दल रामलीला मैदान दिल्ली में इकट्ठे हुए और जनता पार्टी का जन्म हो गया। जन्म ही नहीं हुआ, उन्होंने देश की शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी को पराजय कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दल हमेशा के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है।
और राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों के लिए तो एक अनहोनी जैसा है। जिस तरीके से भाजपा उनका दमन कर रही है, लग नहीं रहा है कि कभी भी भाजपा के अलावा कोई और पार्टी सत्ता में लौट सकती है। और जैसा कि लोगों को डर है या नेताओं को डर है कि ये निरंकुशता का राज है, ये तानाशाही का राज है, जिसमें संविधान और लोकतंत्र के लिए बराबर खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, हमारी बात हरियाणा से शुरू हुई थी कि राज्य दर राज्य भाजपा विपक्षी नेताओं, विपक्षी दलों से अपनी डील उस तरीके से करती जा रही है जिससे उनको ऐसे शक्तिहीन करती जा रही है कि जिससे वो भाजपा को कुछ चुनौती ना दे सकें। और उसी के तहत हरियाणा में भी हरियाणा के सबसे शक्तिशाली कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी उसी तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। उन पर ईडी का दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ डील करने की सूचनाएं मिल रही हैं। या तो आप हमारे खेमे में आ जाओ, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, देखना यह है कि हुड्डा क्या फैसला लेते हैं, भाजपा की डील में फंसते हैं या सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और अपने अस्तित्व और अपनी भविष्य की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति को बचाने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।